सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने स्टैटिक जीके में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है राज्य दर्शन। राज्य दर्शन में मैं दोस्तों आपको विभिन्न विभिन्न राज्यों के बारे में बताऊंगा। भारत के टोटल 28 राज्यों के बारे में उनकी जितनी जानकारी होगी, चाहे उनके मुख्यमंत्री से हो, चाहे उनमें जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हो, चाहे कोई भी मंदिर हो, लगभग सारी जानकारी मैं आपको एक क्लास में कराता हूँ किसी भी राज्य की। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के बारे में जाना था। मुझे उम्मीद है आपने वो क्लास देख ली होगी और आपको वो क्लास अवश्य पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, उसी क्रम को आज आगे बढ़ाएंगे और आज जिस राज्य के बारे में हम जानेंगे वो है हमारा मध्य प्रदेश। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे, जिसका दोस्तों मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को भारत का क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। यानी कि आज हम जानेंगे भारत के हृदय के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? भारत का हृदय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आज का जो हमारा राज्य दर्शन में टॉपिक होगा, आज का जो हमारा राज्य दर्शन में राज्य है उसका नाम है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की जो है स्थापना कब हुई थी। क्या जान लेते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो 1 नवंबर को क्या बनाया जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब है, तो आपको याद रखना है 1 नवंबर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो आपको बतानी है भोपाल है। क्या है? भोपाल है। भोपाल किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो भोपाल दोस्तों बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे। तो ऐसे में आपको प्रमुख जो शहर होंगे, प्रमुख जो राज्यों की राजधानी जो नदियों के किनारे बसी होंगी, उनके बारे में बताता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे, तो आपको याद रखना है भोपाल किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो हम बताएंगे वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के। तो मोहन यादव जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हैं। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। क्या है दोस्तों? वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो कौन है। तो आप बताएंगे मंगू भाई छंगन भाई पटेल। कौन है दोस्तों? मंगू भाई छंगन भाई पटेल जो है वो विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है? तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है रवि मलिमथ। कौन है दोस्तों? रवि मलिमथ जो है जस्टिस रवि मलिमथ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के क्या है दोस्तों? चीफ जस्टिस है। याद रखेंगे, बिल्कुल इनका नाम आपको याद रखना है। ये अभी वर्तमान में नए जो है मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे दोस्तों? रविशंकर शुक्ल थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल है पट्टाभी सीतारामैया। कौन है दोस्तों? पट्टाभी सीतारामैया। ये पट्टाभी सीतारामैया कौन है? महात्मा गांधी के काफी प्रिय थे पट्टाभी सीतारामैया। ये कौन है? ये मध्य प्रदेश के जो सबसे पहले राज्यपाल थे वो है पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम है उमा भारती। क्या है दोस्तों? उमा भारती। ये याद रखेंगे, बिल्कुल मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। इसलिए 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप कहेंगे भोपाल बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है दोस्तों?
नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है, तो उसके चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रवि मलिमत। कौन है दोस्तों, जस्टिस रवि मलिमत। अभी इनमें दोस्तों मध्य प्रदेश को जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के वो बनाया गया है, तो आपको याद रखना है। करंट की चीजें ज्यादातर आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो रविशंकर शुक्ल जो है वो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो उमा भारती जो है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे बिल्कुल, ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया, बिल्कुल याद रखेंगे। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी भाषाएं जो है वो संवैधानिक भाषा है, तो मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा जो है वो प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, बाकी और भी भाषाएं अंग्रेजी बोली जाती है, बाकी और भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदी जो है जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे प्रमुख भाषा है, उसके बाद उर्दू आती है, ऐसे मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख भाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो प्रमुख बोलियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताया था कि कौन कौन सी जो प्रमुख बोलियां बोली जाती है, तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। तो बुंदेली बोली जाती है, बुंदेलखंड वाले इलाके में बघेली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बराबर में मध्य प्रदेश से कट के अलग होके, जैसे उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड बनाता है, ऐसे ही मध्य प्रदेश से अलग होके क्या बनाया था, छत्तीसगढ़ बना था। तो छत्तीसगढ़ी भी कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मालवी भी बोली जाती है, निमाणी भाषा भी बोली जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। भीली, कोरकू और गोंडी, ये सारी जो प्रमुख बोलियां हैं ये मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछ लेगा बघेली किस राज्य में बोली जाती है, तो बघेली भाषा जो है वो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है, वैसे तो छत्तीसगढ़ी लगभग छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, लेकिन उसका कुछ जो भाव है, उसका जो कुछ प्रभाव है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। तो ये बाकी सारी चीजें आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ये आपको मध्य प्रदेश का लोगो दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल। इसमें खास बात क्या है, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोगों से, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो राज्य चिन्ह है मध्य प्रदेश का, उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपसे पूछ लेगा मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्ह में क्या क्या है, तो मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्ह में बरगद का पेड़ है दोस्तों। किसका पेड़ है, बरगद का पेड़ है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये गेहूं या धान का जो पेड़ होते हैं, जो धान का जो बीज होता है, उसके यहाँ पे चिन्ह देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और अशोक स्तंभ हमको देखने को मिलता है। ये तीन चीज जो हमको मध्य प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है उसमें देखने को मिलती है, बरगद का पेड़, गेहूं या धान के जो वृक्ष होते हैं वो, और हमको अशोक स्तंभ जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है दोस्तों 3,08,000 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो है वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र लगभग फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत के कौन से राज्य के स्थान पे आता है, तो भारत में दूसरे स्थान पे। किस पे दोस्तों, दूसरे स्थान पे। पहले पे कौन आता है, पहले पे था दोस्तों मध्य प्रदेश, लेकिन जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया इससे तो ये छोटा हो गया, तो पहले पे अब कौन आता है, पहले पे राजस्थान आता है। कौन सा आता है, राजस्थान आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है, दूसरा है। कौन सा है, दूसरा है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान है भारत में वो कौन सा है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है मध्य प्रदेश का वो है छिंदवाड़ा। कौन सा है दोस्तों, छिंदवाड़ा, याद रखेंगे बिल्कुल। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो निवाड़ी है। कौन सा है दोस्तों, निवाड़िया। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, निवाड़ी है। तो याद रखेंगे बिल्कुल। और भारत में कौन से स्थान पर है दोस्तों मध्य प्रदेश, तो दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में ये आता है। याद रखेंगे, पहले पे कौन है, राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कुल भाग, कुल संभाग और कुल मंडल कितने। तो कुल मंडल दोस्तों 10 मंडलों में मध्य प्रदेश जो है वो बटा हुआ है। कितने मंडलों में बटा हुआ है,
10 मंडलों में जो पूरा मध्य प्रदेश है वो बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल जिले कितने या कुल जनपद कितने, तो कुल जनपदों की संख्या 53, यानी कि 53 जिले जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको जितने भी जनसंख्या के बारे में बताऊंगा वो किसके अनुसार बताऊंगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों 2021 की जो जनगणना है उसके अभी तक जो आंकड़े जो है वो हमको प्राप्त नहीं हुए हैं अभी तक, तो हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर मैं आपको 2021 के बारे में बताऊं, जो लगभग सूचना मिलती है वो मिलती है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी हो गई है, 8.5 करोड़ हो गई है। कितनी हो गई है, 8.5 करोड़ हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है 8.5 करोड़ हो गई है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो लगभग 7 करोड़ जो है वो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। टोटल कितनी है, तो 7,26,26,809 जो है वो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, उसमें महिलाएं कितनी है, तो महिलाओं का जो स्थान है वो है 3,50,14,503 है। कितनी है दोस्तों, 3,50,14,503 जो है वो महिलाएं। ठीक है दोस्तों, पुरुष कितने, पुरुषों की संख्या है दोस्तों 3,76,12,306 जो है वो मध्य प्रदेश में पुरुष है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। लिंग अनुपात का रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, तो सेक्स रेशियो है दोस्तों 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, तो 931 महिलाएं। कितनी है, 931 महिलाएं। याद रखेंगे, ये जो लिंग अनुपात है किसका, मध्य प्रदेश का, यानी कि सेक्स रेशियो किसका है, मध्य प्रदेश का। कितना है, 931 है। याद रखेंगे बिल्कुल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बात करें तो हम सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, इंदौर है। कौन सा है, इंदौर है। ठीक है दोस्तों, इंदौर के बारे में एक खास बात और याद रखनी है, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है भारत का, इंदौर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो हरदा है। कौन सा है दोस्तों, हरदा जिला जो है मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं वो कितनी है। वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन कुछ प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, वैसे प्रमुख जो जनजातियां हैं वो 7 हैं। वैसे हैं तो बहुत सारी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हैं तो बहुत सारी जनजातियां, लेकिन हम कुछ प्रमुखों के बारे में बात करेंगे तो उनको आपको याद रखना है। जैसे भील जनजाति आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे। भील जनजाति कहाँ निवास करती है, मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, बारेल आपसे पूछी जाती है, गोंडो आपसे पूछी जाती है। मुंडा जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है दोस्तों, मध्य प्रदेश में निवास करती है। कोरकू, मवासी और खरिया, ये सारी जो है 7 जो प्रमुख जनजातियां हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनमें आपको 2 ज्यादा से ज्यादा याद रखनी है, एक तो भील और एक मुंडा जनजाति। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ निवास करती है, तो ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, छोटा सा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, मध्य प्रदेश का इंदौर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, हरदा है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखनी है मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। अगर हम बात करें 2021 के अनुसार तो लगभग 8.5 करोड़ के समथिंग है, और हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो लगभग 7 करोड़ के समथिंग जो है वो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो दूसरा स्थान जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का है। पहले स्थान पे कौन आता है, राजस्थान आता है। ये सब आपको याद रखनी है, इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं साक्षरता प्रतिशत के बारे में, यानी एजुकेशन रेशियो के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो साक्षरता प्रतिशत कितनी है दोस्तों, साक्षरता प्रतिशत जो है वो मध्य प्रदेश की 70.6% है। कितनी है दोस्तों, 70.6% है, आपको याद रखनी है। जिसमें से महिलाएं कितनी पढ़ी हुई है, साक्षरता मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, साक्षरता का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति, जो इंसान, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अपना नाम लिखना जानता हो उसको साक्षर माना जाता है। क्या दोस्तों, उसको साक्षर माना जाता है। तो ये साक्षरता दर के हिसाब से निकाले जाते हैं। जो व्यक्ति अपना नाम लिख ले वो माना जाएगा कि वो साक्षर है या पढ़ा लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसमें महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, महिलाएं कितनी साक्षर है, तो 60% जो महिलाएं वो साक्षर हैं। ठीक है दोस्तों, और पुरुष कितने हैं, तो पुरुष लगभग 80.5% जो है वो पुरुष जो है वो साक्षर हैं। ठीक है दोस्तों,
याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो जबलपुर है। कौन सा है दोस्तों? जबलपुर है। आपको याद रखनी है कितना साक्षरता प्रतिशत है, तो आपको बताना है 81.1% है। कितना? 81.1% है। वैसे आपको ये परसेंटेज कम याद रखनी है, इसमें आपको याद रखना है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? जबलपुर है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? अलीराजपुर है। कौन सा है दोस्तों? अलीराजपुर। कितनी इसकी साक्षरता दर है? तो 36.1% इसकी साक्षरता दर है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कुछ राज्य के चिन्हों के बारे में, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि राज्य के चिन्हों से दोस्तों लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषकर आप किसी राज्य का पेपर दे रहे हो तो उसमें तो अवश्य पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का राज्य के वृक्ष क्या है, तो आपको बताना है बरगद है। क्या है दोस्तों? बरगद है। ये आपको बरगद की इमेज दिख रही है? बिल्कुल दिख रही होगी, आपने बरगद देखा भी होगा, बरगद का वृक्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, राज्य के पुष्प कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो सफेद लिली का जो पुष्प है, ये आपको इमेज दिख रही है? बिल्कुल, ये जो है सफेद लिली का पुष्प है और ये मध्य प्रदेश का राज्य के पुष्प है। ठीक है दोस्तों, राज्य के पक्षी क्या है मध्य प्रदेश का? तो दुग्ध राज जो है वो राज्य के पक्षी है मध्य प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, राज्य के पशु क्या है? बारहसिंगा है। कौन सा दोस्तों? बारहसिंगा है। जो उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु है वही मध्य प्रदेश का राज्य के पशु है। ठीक है दोस्तों, राज्य के मछली कौन सी है? तो राज्य के मछली है मध्य प्रदेश की वो है महासीर। कौन सी है दोस्तों? महासीर। याद रखेंगे। राज्य के फल कौन सा है? तो आम जो है वो मध्य प्रदेश का राज्य के फल है। और राज्य के खेल कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो मलखम्ब जो है वो राज्य के खेल है मध्य प्रदेश का। कहाँ का दोस्तों? मध्य प्रदेश का। एक बार रिवाइज करा दें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, साक्षरता दर कितनी है दोस्तों मध्य प्रदेश की? 70.6% है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों मध्य प्रदेश का? जबलपुर है। सर न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है दोस्तों मध्य प्रदेश का? अलीराजपुर है। कौन सा है? अलीराजपुर है। ठीक है दोस्तों, राज्य के चिन्हों में बात करें तो राज्य के वृक्ष कौन सा है? बरगद का वृक्ष है। राज्य के पुष्प कौन सा है? सफेद लिली का पुष्प है। राज्य के पशु कौन सा है? बारहसिंगा है, जो कि उत्तर प्रदेश का भी राज्य के पशु है। राज्य के पक्षी कौन सा है? तो बात करें दूध राज जो है वो राज्य के पक्षी है मध्य प्रदेश का। राज्य के मछली कौन सी है? तो महाशीर जो है वो राज्य के मछली है। और राज्य के फल कौन सा है? तो आम जो है वो मध्य प्रदेश का राज्य के फल है। और राज्य के खेल कौन सा है? तो मलखम्ब जो है वो मध्य प्रदेश का राज्य के खेल है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आपको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में अवश्य शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो प्यारे साथी नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में। जैसे मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? लखनऊ में ना होकर कहाँ पर है? इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो भोपाल में ना होकर कहाँ पर है? जबलपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, बात करें विधानमंडल की तो इसमें एक सदनात्मक जो है वो विधानमंडल है। जैसे कि दो सदनात्मक विधानमंडल उत्तर प्रदेश में था, तो इसमें एक सदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है दोस्तों, इसमें विधानसभा की सीटें कितनी है? तो विधानसभा की 230 सीटें। कितनी है दोस्तों? 230 सीटें। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं संसदीय क्षेत्र से, तो लोकसभा की सीट कितनी है दोस्तों मध्य प्रदेश में? 29 जो है वो लोकसभा की सीट है मध्य प्रदेश में। बात करें राज्यसभा की कितनी सीट है? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल जो है वो 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ये सीटों का बंटवारा आपको याद रखना है, एग्जामों में काफी पूछा जाने लगा है और आजकल तो आपको ज्यादा याद रखना है। अभी जो रिसेंटली एग्जाम होंगे उनके लिए तो अवश्य याद रखना है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के प्रमुख त्योहारों के बारे में। हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया कि आर्ट एंड कल्चर से दोस्तों लगभग अब सभी एग्जामों में क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो आपको इनके बारे में ज्यादा से ध्यान रखना है। तो राज्य के प्रमुख त्योहारों की बात करें, कौन कौन से त्योहार जो है मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं, तो महाकुंभ का मेला मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया महाकुंभ का मेला दोस्तों कितनी जगह लगता है? 4 जगह लगता है, जिसमें से एक जगह मैंने आपको कहाँ बताई? प्रयागराज बताई थी। दूसरी जगह मैंने आपको कहाँ बताई? उज्जैन में बताई थी। बाकी 2 जगह जो है वो मैं समय आने पे आपको बता दूंगा। अभी सरप्राइज है तो अभी मैं आपको बता दूंगा, फिर तब मजा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो महाकुंभ का मेला भी कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में लगता है। लोक रंग जो महोत्सव है ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। खजुराहो का जो महोत्सव है ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मालवा का जो उत्सव है ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है।
तानसेन का जो संगीत समारोह ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, क्योंकि संगीत सम्राट जो तानसेन है वो कहाँ के निवासी थे, ग्वालियर के निवासी थे, इसलिए तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ओरछा का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो आपको ये सारे जो प्रमुख त्योहार हैं उनके बारे में याद रखना है। जैसे कुंभ का मेला आपको याद रखना है, लोक रंग महोत्सव आपको याद रखना है, खजुराहो महोत्सव याद रखना है। खजुराहो तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि खजुराहो के मंदिर हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपको मंदिरों के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। मालवा का उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ओरछा महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बनाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं, प्रमुख जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो काठी जो है वो मध्य प्रदेश में लोक नृत्य होता है। गणगौर होता है, काफिरा। गणगौर दोस्तों राजस्थान में भी होता है। कहाँ पे होता है, राजस्थान में भी होता है। तो आपको याद रखनी है ये दोस्तों लोक नृत्य। तो लोक नृत्य एक राज्य से ज्यादा राज्यों में हो सकता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अभी मैं आपको जब राजस्थान पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, तो मैं आपको बताऊंगा गणगौर राजस्थान में भी होता है, तो इसलिए आपको याद रखना है गणगौर मध्य प्रदेश में भी होता है, ठीक है दोस्तों। फफेरिया भी कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। मंदाल्या भी मध्य प्रदेश में होता है। आधा खड़ा भी मध्य प्रदेश में। डांडा नृत्य, मटकी नृत्य, राई नृत्य और भगोरिया नृत्य, ये सारे जो नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, जो कहाँ होते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में होते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको भगोरिया के बारे में याद रखना है, कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है दोस्तों। बाकी और सारी चीजों के बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख लोकगीत है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो गाया जाता है वो आला गायन है। मैंने आपको उत्तर प्रदेश में भी बताया था, उत्तर प्रदेश में भी आला गायन होता है। आला उदल की जो वीर गाथा है उनके बारे में गायन की शैली के माध्यम से बताया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड वाले इलाके में जो है आला गाई जाती है। लावनी भी यहाँ पे लोकगीत है, और निर्गुणी गायन शैली भी यहाँ पे एक लोकगीत है। फाग गायन भी होता है, भोला या लमेटरा गीत भी होता है, देवसी गायक भी होता है, और विदेशी गायन भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको विदेशिया याद रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको आला जो है वो याद रखना है, और लावनी भी आपको याद रखना है। तो ये तीन चीजों के बारे में वैसे आपको ज्यादा से याद रखना है, बाकी आपको सारी चीजें भी याद रखनी है। तो आपको लोकगीत समझ में आए, बिल्कुल लोकगीत समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, हम जो मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले एवं उत्सव है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आर्ट एंड कल्चर का जो एरिया है, आपको जो उसका सब्जेक्ट है, उससे ज्यादा चीजें आपको एग्जाम में पूछने को मिलती है, आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको ये सारी चीजें जो है इंपोर्टेंट करके याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं हम प्रमुख मेलों के बारे में मध्य प्रदेश की। तो पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है। काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे। नेक्स्ट जो है नागा जी का मेला कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है। तेता जी का मेला कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। जोगेश्वरी मेला कहाँ लगता है, जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है, काफी इंपोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। अमरकंटक का में शिवरात्रि मेला कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा अमरकंटक से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, तो ये भी मध्य प्रदेश में लगता है। बात करें सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है, ये भी मध्य प्रदेश में लगता है। और जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, ये भी मध्य प्रदेश में लगता है। ये दोबारा लिख गया है तो आप इसको हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन से आपको याद रखने हैं, पीर बुधान का मेला आपको याद रखना है, कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है। नागा जी का मेला कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है। तेता जी का मेला कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है। तो ये सारे मेले जो हैं वो आपको याद रखने हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कौन कौन सी नदियों का प्रभाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें चंबल भी जो है वो कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट ताप्ती भी मध्य प्रदेश में बहती है। सोन नदी, बेतवा नदी, शिप्रा नदी और केन नदी, ये सारी जो प्रमुख नदियां मध्य प्रदेश से होकर बहती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन नदियों के बारे में आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की जो प्रमुख झील है उनके बारे में याद कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट झील है तो आपको याद रखनी है। जैसे भोजताल झील काफी इंपोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे, मैं कहूँ तो 5 स्टार बना लीजिए, क्योंकि काफी एग्जामों में पूछी गई है। भोजताल झील कहाँ पर है,
मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में बहुस्थाल झील हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें, सिरपुर झील कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सांके सागर झील कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में। संग्राम सागर झील कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में। रानी झील कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में। और धर्म सागर झील कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी झील जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को हमको मिलती हैं। तो बहुत सारी, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको वही चीज कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो बाकी तो है तो बहुत सारी, पर ये जो है वो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है, तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पर्वत है, प्रमुख शिखर है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से पर्वत मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पार्श्वनाथ की पहाड़ियां कहाँ देखने को मिलती है हमको? मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। महादेव की पहाड़ियां भी हमको कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में मिलती है। और धूपगढ़ की पहाड़ी भी कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में मिलती है। ठीक है दोस्तों, मांडू की पहाड़ी भी मध्य प्रदेश में, और उदयगिरी की जो पहाड़ियां ये भी मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलती है। तो इनके नाम आपको याद रखने, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ियां कहाँ पर मिलती है? जैसे कंदरिया का महादेव मंदिर है, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो ये आपको याद रखनी है। महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। धूपगढ़ की पहाड़ियां भी हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। मांडू की पहाड़ी भी हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। और उदयगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो भी हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो सर्वोच्च शिखर है, मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। जैसे मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए, तो दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने। मैं देखना चाहता हूं कि आपने कितनी जो है याददाश्त है, पिछली क्लास आप में से कितनों ने देखी है। ठीक है दोस्तों, बात कर ले, मैंने आपको जैसा बता दिया, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? धूपगढ़ है, तो आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राज्य के प्रमुख जो अभ्यारण्य है, जो पार्क है, उनके बारे में बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का है? मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का है? मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान का है? मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का है? मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान का है? मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का? मध्य प्रदेश में। और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान दोबारा लिख गया है, तो आपको ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको याद रखने। कौन कौन से? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और ओमकारेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान है, इन सब के बारे में आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? एक तो मैंने आपको बता दिया, भारत के हृदय के रूप में किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश के जाना जाता है। लेकिन बाघों यानी टाइगर के जो राज्य है उसको किसके नाम से जाना जाता है? तो उसको मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी बाघ राज्य के नाम से किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश जो है वो कितने राज्यों से सीमाएं मिलाता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों से सीमा मिलाता है। कितने से दोस्तों? 5 राज्यों से सीमा मिलाता है। वो राज्य कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ से मिलाता है, महाराष्ट्र से मिलती है मध्य प्रदेश की सीमा, गुजरात से मिलती है और राजस्थान से मिलती है। तो इन 5 राज्यों से जो है मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। किससे दोस्तों? मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 5 राज्यों से मिलती है। तो आपको नाम याद रखना है। जैसे आपको ये मैप दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा मध्य प्रदेश से मिलता हुआ, यहाँ आपको राजस्थान दिख रहा होगा, इधर आपको गुजरात देखने को मिलेगा, इधर आपको महाराष्ट्र है और इधर आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों से सीमा मिलाता है? तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे बिल्कुल। और आज का अंतिम जो हमारा मध्य प्रदेश से टॉपिक है वो होगा मध्य प्रदेश में जो प्रमुख जो मंदिर है, प्रसिद्ध जो मंदिर है, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे सबसे प्रमुख जो मंदिर है वो महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है, कहाँ पर है?
उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में। महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पर है? उज्जैन में। चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ओरछा में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में दोस्तों। कहाँ पर है? खजुराहो में है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अभी बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ट्रिपल स्टार बना दूंगा। जैसे कालम भैरव मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में देखने को मिलेगा। ओंकारेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ओंकारेश्वर में ही देखने को मिलेगा। पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में देखने को मिलेगा। और लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? खजुराहो में देखने को मिलेगा हमको लक्ष्मण मंदिर। और सास बहू का मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। और 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? भेड़ा घाट में 64 योगिनी मंदिर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर कहाँ पर है? ये भी हमको इंदौर में देखने को मिलेगा। तो अब आपको याद कौन कौन से रखने हैं? तो आपको सबसे पहले जो याद रखना है वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको याद रखना है। कहाँ पर है दोस्तों? उज्जैन में। उसके आपको बाद आपको चतुर्भुज मंदिर जो है ओरछा में, वो आपको याद रखना है। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो आपको याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो मंदिर है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूँ तो सारे आपको याद रखने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे ओंकारेश्वर का मंदिर तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, कहाँ पर है? ओंकारेश्वर में। पार्श्वनाथ का मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे। लक्ष्मण का मंदिर भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इस पे भी ट्रिपल स्टार बना लेंगे। और सास बहू का मंदिर काफी एग्जामों में पूछा गया, आप देखेंगे पिछले रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें सास बहू का मंदिर काफी एग्जामों में देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको याद रखनी है 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? तो भेड़ा घाट में 64 योगिनी मंदिर हमको देखने को मिलता है। तो ये सारे मंदिर जो हैं प्रमुख, जो मध्य प्रदेश में मंदिर है, प्रसिद्ध जो मध्य प्रदेश के मंदिर थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश राज्य का जो राज्य दर्शन है वो भी समाप्त होता है। मध्य प्रदेश से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी सामान्य परिचय के टॉपिक, स्टैटिक जीके के टॉपिक बन सकते थे, मैंने कोशिश की है वो सारे आपको कवर हो जाए। मुझे ऐसी उम्मीद है, मैंने अपनी मेहनत पूरी जो है आपके लिए सफल कर दिया। आपको सारी चीजें एक ही क्लास में राज्य दर्शन से करा दिए। किसी भी आप विशेष एग्जाम को देने जाएंगे, यदि आप एमपी का एग्जाम देते तो उसमें आपकी ये क्लास काफी मदद करेगी। बाकी भी एग्जाम देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप सिर्फ किसी विशेष राज्य का एग्जाम दे रहे हैं तो उसी राज्य की उससे स्टैटिक जीके पूछी जाए, किसी और में नहीं पूछी जाएगी, ऐसा तो नहीं है, पूछ सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें मैंने कोशिश की है कि अच्छे से आपको समझा सकूं। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं, क्लास आपको कैसी लगी, को समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये वाली क्लास और आने वाली सभी क्लासेजों की पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए राज्य दर्शन के साथ, एक नए राज्य के बारे में सामान्य जानकारी, जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन उससे बनेंगे, उस राज्य से संबंधित होंगे, हम कोशिश करेंगे वो सारे जो कवर है एक क्लास में सारे क्वेश्चन वो कवर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए राज्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।